मीनाक्षी, सबसे पहले बात पेट्रोल और डीजल की करेंगे क्योंकि इनकी कीमतें रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ रही हैं। आज फिर पेट्रोल डीजल की दरों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 26 पैसे और डीजल के दाम 29 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। महाराष्ट्र के परभणी में तो प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चली गई है। आपको हम 4 शहरों में पेट्रोल के भाव भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो बढ़ोतरी हुई है इसके बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में पेट्रोल के बढ़े हुए दाम आपको हम दिखा रहे हैं। जिस तेजी से बीते कुछ समय में दाम लगातार बढ़े हैं, इसे लेकर अब विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। राजधानी लखनऊ में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी लगातार 7वें दिन भी जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ लोग आना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो पेट्रोल की कीमतें वो काफी चिंताजनक है। अगर हम बात करें सादे पेट्रोल की तो वो 87 रुपए 64 पैसे तक पहुंच गया, और उसके अलावा अगर प्रीमियम पेट्रोल जो आता है उसकी बात करें तो वो 90 रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो अगर हम डीजल की बात करें तो वो भी 80 रुपए के लगभग पहुंच गया है, जिसको लेकर के चिंता की स्थिति बनी हुई है। लगातार 7वां दिन है ये जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। इसके बाद कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि रोजमर्रा के कामों के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है और उसको लेकर के दिक्कत हो रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम गुजरात में लगातार बढ़ रहे हैं। अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल के दाम में करीब 3.5 से 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल के दाम की बात की जाए तो उसमें करीब 2.5 से 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आप इस वक्त देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के आंबावाड़ी इलाके में आए हुए पेट्रोल पंप पर, और पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों से ही बात करते हैं कि उनकी जेब पे इसका कितना असर पड़ा है। ये बताइए कि पेट्रोल के दाम जो बढ़े उससे आपकी जेब पे कितना असर पड़ा है? थोड़ा फर्क तो पड़ता है, लेकिन जो भी है सरबड़ करने के लिए सरकार करती है, तो वो ये बताइए कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो आपकी जेब को असर करता है? हाँ, थोड़ा करेगा, तो वो तो करेगा, थोड़ा तो असर करेगा। लगातार 6 हफ्तों से ईंधन के भाव पूरे देश में बढ़ रहे हैं। मुंबई और ऐसी मेट्रो सिटीज में भी इस प्राइस का कहर जो है वो आम आदमी पर देखने के लिए मिल रहा है। मुंबई की अगर आप बात करें तो मंडे के दिन 95 रुपीज पर लीटर के से ज्यादा के ऊपर ही आपको पेट्रोल मिलेगा और 86 रुपीज पर लीटर से ऊपर ही आपको डीजल मिलेगा। 1-2 पैसे का जो फर्क है वो कंपनी दर कंपनी बदलता है, बट ये जो प्राइसिंग है, और साथ ही साथ मुंबई जैसे शहर में जहां पर लोकल ट्रेन अभी तक पूरे टाइम के लिए आम आदमी के लिए शुरू नहीं हुई है, लोग अपने काम पर आने जाने के लिए भी व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अभ्युदय योजना की शुरुआत करें, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। साथ यहाँ पर अपने अधिकारियों से कहा, मैंने कहा भी यहाँ से परिवहन निगम की बसेज भेजो। उस समय हमें राजस्थान सरकार ने बसेज नहीं उपलब्ध कराई, लेकिन हमने यहाँ से बसेज भेजी और उन सभी बच्चों को सुरक्षित लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और फिर हम लोगों ने इस बारे में कहा कि अगर ये सुविधा अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाएं तो आखिर उसके कुछ तो परिणाम आएंगे। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास उस प्रकार के योग्य लोग ना हो, आखिर अच्छी फैकल्टी हर जगह उपलब्ध हो सकती है, लेकिन हमने इसमें कुछ अलग करके दिखाया है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ ही जिन्होंने सफलतापूर्वक एवरेस्ट की चोटी में पहुंच करके सफलता का परचम पहनाया है, उन लोगों को भी हमने इसके साथ जोड़ा है। अपने सभी IAS, IPS, IFS, PCS और इस फील्ड के जितने भी हमारे वरिष्ठ जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण हैं, उनको लेने के साथ ही मेडिकल के और IIT के क्षेत्र में या ND और CDS की परीक्षा के लिए भी जो अभ्यर्थी बनने जा रहे हैं, सबके इस क्षेत्र में जिन लोगों ने भी कार्य किया है, इन लोगों को भी इसके साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शुरुआत अच्छी हुई है, तो इसके परिणाम भी बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। और मैं आने वाले समय में देखूंगा कि आने वाले 2-3 वर्ष के अंदर हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश छाया हुआ दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश का युवा छाया हुआ दिखाई देगा। यह एक विश्वास के साथ कह सकता हूं। लेकिन मैं इस बारे में अपने उन होनहार अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया। मैंने इधर भी बहुत सारे लोगों से कहा, मैं अक्सर बोलता हूं अपने अधिकारियों से कि आप कोई अच्छा काम करते हैं। हमारे यहाँ IAS एसोसिएशन के भी जो कार्यक्रम होते थे, IPS एसोसिएशन के भी जो कार्यक्रम होते थे,
विगत वर्ष हम लोग नहीं करा पाए थे कोरोना के कारण, लेकिन इससे पहले जब कार्यक्रम होते थे तो मैं उनसे एक बात कहता था कि आयोजन केवल आप लोगों का जमावड़ा मात्र न बनने पाए, हर एक फील्ड में कार्य करने वाले अधिकारी के पास कुछ न कुछ नया करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जो भी आप अच्छा किए हैं, अगर किसी एक जनपद में किसी ने अच्छा किया है तो हो सकता है कि प्रदेश के सभी जनपदों में वो अच्छा हो सकता है। आप उसके बारे में अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार करिए, एक छोटी सी उसकी बना दीजिए, उसको जो है तो उसका 2-3 मिनट का एक उसका प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए और उसको वहां पे प्रस्तुत करिए। बताइए आपने क्या अच्छा किया है। या अगर ज्यादा लोग हैं तो फिर उसमें से 3 ऐसे प्रेजेंटेशन प्रस्तुत हो जो मेरे सामने भी प्रस्तुत हो सकें, जिसको हम फिर प्रदेश के अंदर लागू कर सकें। ऐसे हुआ नहीं है। आप देख रहे होंगे आज बेसिक शिक्षा की स्कूलों में कुछ व्यापक परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये व्यापक परिवर्तन का आधार क्या है? ऑपरेशन कायाकल्प। और ऑपरेशन कायाकल्प के पीछे की सोच किसकी थी? हमारी एक IAS अधिकारी की थी, जो मेरे कार्यालय में विशेष सचिव के रूप में थे, लेकिन एक जिलाधिकारी के रूप में जब वह फील्ड में कार्यरत थे, उस समय उन्होंने कुछ विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की योजना को जन सहभागिता के माध्यम से लागू किया। उनका प्रेजेंटेशन हमें अच्छा लगा। आज प्रदेश के अंदर 90,000 बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हम लोगों ने आमूलचूल परिवर्तन करके रखा है। और उसके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद में भी लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ है कि हाँ, हम लोग इसके माध्यम से भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और यही स्थिति प्रदेश के अंदर भी थी कि आखिर यूपीएससी की परीक्षाओं में यूपी क्यों पिछड़ रहा है? उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मैं तो इस बात को मानता हूं कि उत्तर प्रदेश तो प्रतिभाओं की धरती है। प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा यहां पर है। फिर यहां पर कैसे हमारे प्रतिभाशाली युवा पिछड़ कैसे जा रहे हैं? कोई बात तो होगी। तो मैंने सभी अधिकारियों से इस बारे में कहा कि भाई टूल किट मामले की जांच की आंच अब दूर तक पहुंच रही है। 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद कई लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस टूल किट केस में 2 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। एक का नाम है निकिता जेकब, जबकि दूसरे का नाम है शांतनु। निकिता के घर पहले पुलिस भी पहुंची थी, उसने जांच में सहयोग का भरोसा भी दिया था, लेकिन अब निकिता अंडरग्राउंड हो चुकी है। उधर दिशा की गिरफ्तारी पर भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने गिरफ्तारी पर सवाल किया तो बीजेपी ने उसे आतंकी बता दिया। टूल किट केस में पहली गिरफ्तारी। 21 साल की दिशा रवि पर शिकंजा। किस दिशा में चलेगी पुलिस की जांच? किसान आंदोलन के समर्थन में क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग ने जिस टूल किट को सोशल मीडिया पर शेयर किया, उसकी जांच की दिशा तय हो गई है। इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की दिशा रवि को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब पुलिस दिशा के सहारे टूल किट के मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंचेगी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिशा रवि देश को बदनाम करने और माहौल बिगाड़ने के लिए तैयार किए गए टूल किट केस की मुख्य साजिशकर्ता है। दिशा ने टूल किट को कई बार एडिट किया था। सूत्रों के मुताबिक दिशा ने कबूल किया कि उसने 2 लाइन एडिट की थी। दिशा के मुताबिक वो किसान आंदोलन से प्रभावित थी और किसानों के समर्थन में ऐसा किया। पुलिस ने दिशा का मोबाइल जब्त किया है, लेकिन उसका डाटा पहले ही डिलीट किया जा चुका था, जिसे अब पुलिस रिट्रीव करेगी। दिशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, जिसमें निकिता जेकब जुड़ी हुई थी। निकिता भी इस केस में दिल्ली पुलिस के राडार पर है। पूछताछ के लिए निकिता से साइबर सेल ने संपर्क किया है। निकिता के अलावा दिशा से जुड़ा एक और शख्स दिल्ली पुलिस के राडार पर है। पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि जब दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया, उनका मोबाइल खंगाला गया तो कई डेटा डिलीट किए गए थे, उसको रिट्रीव कराना है। इसी आधार पर 5 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को दिशा रवि को लेकर, और दिशा रवि से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 2 और नाम सामने आए हैं जांच में। एक है निकिता का, दूसरा है शांतनु। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये दोनों भी रडार पर है।
दिल्ली पुलिस को इस केस में खालिस्तानी एंगल भी मिला है। पुलिस के मुताबिक ये खालिस्तानी ग्रुप को दोबारा खड़ा करने और सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिशा और टूल किट से जुड़े अन्य लोग खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के मो धालीवाल के संपर्क में थे। हालांकि दिशा ने धालीवाल या पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से किसी भी तरह के लिंक से इनकार किया है। दरअसल इस टूल किट का सीधा लिंक 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा से बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टूल किट में जिस तरह के एक्शन प्लान का जिक्र किया गया था, सब कुछ वैसा ही हुआ। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। टूल किट में दिशा की गिरफ्तारी से सियासी पारा चढ़ गया है। कल बेंगलुरु में रिहाई के लिए प्रदर्शन हुए तो कांग्रेस और बीजेपी में ट्विटर वॉर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने कहा, अगर 22 साल की छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा है तो भारत बहुत कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। बेंगलुरु से बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने जवाब दिया, बुरहान वानी 21 साल का था, अजमल कसाब 21 साल का था। उम्र सिर्फ एक संख्या है, कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून अपना काम करेगा, जुर्म जुर्म है। टूल किट मामला है वो काफी गंभीर है। जिस तरह से ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट की जो पूरी प्रोसेस है उसको ट्वीट किया था, उसमें पूर्व में ही यह डिक्लेयर कर दिया था कि 23 जनवरी को लोगों ने क्या करना है। एक टूल किट, उसके इर्द गिर्द आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उसने 2 लाइन एडिट की थी। कितने युवाओं को आप गिरफ्तार कर लेंगे? पूरे देश में एक लहर उठ जाएगी। साहब, मेरे लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल के बाद पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि आरोपों को कोर्ट में साबित करे। दिल्ली से तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर ये कहा कि निहत्थे से डर गए हैं बंदूक वाले। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। हरियाणा के मंत्री ने कहा कि देश के विनाश करने वालों के दिमाग का नाश हो। रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां की चुनावी खिचड़ी में धर्म का तड़का लग गया है। वोट के लिए सभी अपने अपने देवी देवताओं को चुनावी जंग में उतार चुके हैं। बीजेपी ने जय श्री राम से टीएमसी को घेरा तो ममता की पार्टी ने देवी दुर्गा और सरस्वती को ढाल बनाकर पलटवार कर दिया। बंगाल के चुनाव में धर्म युद्ध शुरू हो गया। भगवान राम, माँ दुर्गा के बाद विद्या की देवी सरस्वती जी पर भी सियासी जंग होने लगी है। चुनावी कर्म में धर्म का शंखनाद तो पहले ही हो चुका था, लेकिन इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के बयान से इसमें और उबाल आ गया। जय श्री राम के नारे से ममता सरकार को घेरते हुए दिलीप घोष इस कदर डिरेल हुए कि दुर्गा पर नया इतिहास गढ़ने लगे। उनके शब्द और तर्क लक्ष्मण रेखा लांघते चले गए। भगवान राम की बात करते करते वो माँ दुर्गा पर ऐसा बोल गए कि सियासी तूफान ही खड़ा हो गया। टीएमसी ने इसे हाथों हाथ लपक लिया, इसे महिलाओं का अपमान ठहरा दिया। रामचरितमानस का पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बांग्ला रामायण है। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य थी। I mean, I think the people of Bengal and people of India, the Hindus actually should decide, because Durga is a concept not only in Bengal, it is a very strong pillar of Hindu. बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। देवी दुर्गा बंगाल के लोगों के दिलों में बसती हैं। ऐसे में टीएमसी ने दिलीप घोष के बयान को हाथों हाथ लपक लिया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तो चुनावी मंच से इस बयान को महिलाओं के अपमान से ही जोड़ दिया। এদের লজ্জা হয় না? যারা নারীদের সম্মান দেয় না, যারা নারীদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রাখে, যাদের রাজে উত্তরপ্রদেশের মতো উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাতে হবে।
जय श्री राम के नारे से बैकफुट पर आई तृणमूल देवी दुर्गा को लेकर फ्रंट फुट पर आ गई है, तो बीजेपी को सफाई पर उतरना पड़ा। बंगाल बीजेपी ने ट्वीट कर तृणमूल पर ही दिलीप घोष के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए टीएमसी दुर्गा विसर्जन को रोक रही थी, आज अचानक उन्हें मां दुर्गा की याद आ गई। टीएमसी दिलीप घोष के बयान को गलत तरीके से पेश करना बंद करे। যেভাবে তৃণমূল সরকার মা দুর্গার বিসর্জনের সময় কোর্টে যেতে পারমিশন নিতে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে তারা দুর্গা মাকে নিয়ে কথা বলে। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर ममता को घेरने वाली बीजेपी राम बनाम दुर्गा में फंस गई। तृणमूल अब इस पूरे मसले को छोड़ने के मूड में नहीं है। अब देखना है कि बीजेपी इसकी काट कैसे निकालती है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो कल सरस्वती पूजा है और बंगाल में पूजा पंडालों में सियासी रंग दिखने लगा है। टीएमसी के तमाम नेता इस बार मेगा पूजा कर रहे हैं। पंडाल में देवी सरस्वती की प्रतिमा है और साथ ही सियासी चेहरे और नारे भी। दुर्गा पूजा के बाद अब सरस्वती पूजा पर सियासत सर चढ़कर बोल रही है। सरस्वती पंडालों में नेता छाए हैं। नेता ही विद्या की देवी की मूर्ति लगा रहे हैं। नेता ही कल की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोप और जय श्री राम के नारे की काट के लिए टीएमसी देवी सरस्वती के द्वार पर पहुंच गई है। पूरे राज्य में टीएमसी का मेगा प्लान है। शहर शहर, गांव-गांव टीएमसी सरस्वती पूजा कर रही है। चुनावी साल है और इसलिए तृणमूल कांग्रेस इस बार किसी तरह का मौका बीजेपी को नहीं देना चाहती है। बीजेपी ने लगातार आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के राज में सरस्वती पूजा नहीं की जा सकती है और इसी वजह से खुद सांसद सरस्वती पूजा करने मैदान में उतर पड़ी हैं। आप देख सकते हैं गोबर से उन्होंने अभी लेपा है। इसके बाद जो सजावट का काम है वो इस वक्त चल रहा है। अपरूपा पोद्दार के नेतृत्व में इस वक्त हुगली में जगह जगह सरस्वती पूजा टीएमसी की ओर से की जा रही है। हुगली में ही 18 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने सरस्वती पूजा की जिम्मेदारी ली है। कुल 125 जगहों पर पूजा की तैयारी है। हुगली से टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार ने खुद मां का मंडप सजाया है। उन्होंने खुद ही फर्श को गोबर से लीपा। ये जो पूजा होता है ये हर साल यहाँ पर पूजा हो रहा है और ये बहुत कोई कह रहे हैं कि चुनावी प्रचार के लिए इस बार ममता सरकार पूजा कर रही है। नहीं, बंगाल में हर पूजा दुर्गा माँ का पूजा से लेके सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, एक ठो कहावत है कि बांगालीर 12 मासे 13 पार्वण। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।